अर्थ के सरफेस पर चेंजेस करने वाले जियोमॉर्फिक एजेंट्स हैं रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स, वेव्स एंड करंट्स और विंड। अब तक हम रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स से बनने वाले इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में जान चुके हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे वेव्स एंड करंट्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। कोस्टल एरियाज में इरोजन और डिपोजिशन के जरिए बहुत से चेंजेस होते हैं, या हम कह सकते हैं कि कोस्टल एरियाज पर होने वाले प्रोसेसेस काफी ज्यादा डायनामिक और डिस्ट्रक्टिव होते हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो लगातार इन कोस्टल एरियाज को चेंज करते रहते हैं। अब कई कोस्टल एरियाज बने होते हैं इग्नियस रॉक्स जैसे हार्ड रॉक से, इसीलिए इन कोस्टल एरियाज में जो चेंजेस होंगे वो थोड़ा स्लो होंगे, क्योंकि सी या ओशन की वेव्स हार्ड रॉक्स को बहुत तेजी से इरोड नहीं कर पाती हैं। इन रॉक्स का इरोजन होता तो है बट बहुत स्लो। बट कई कोस्टल एरियाज बने होते हैं सॉफ्ट रॉक से, जिस वजह से यहाँ इरोजन का रेट काफी फास्ट होता है और इसीलिए इन कोस्टल एरियाज पर चेंजेस काफी फास्ट होते हैं। अब एक पार्टिकुलर जगह पर एक सीजन में कोस्टल एरियाज का इरोजन होता है तो अनदर सीजन में डिपोजिशन, और कोस्टल एरियाज पर इरोजन और डिपोजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं सी और ओशन में चलने वाले वेव्स और करंट्स। अब अगर आपसे पूछा जाए कि वेव्स और करंट्स में डिफरेंस क्या है, तो हम कहेंगे कि पानी के अप एंड डाउन मूवमेंट को कहा जाता है वेव्स, जो ऑरिजिनेट होती है विंड की वजह से। एक्चुअल में जब सी या ओशन के सरफेस पर विंड ब्लो करती है तब विंड के मॉलिक्यूल्स टकराते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स से, जिससे क्रिएट होता है फ्रिक्शन। इसी फ्रिक्शन की वजह से विंड वाटर के मॉलिक्यूल्स को नीचे की तरफ पुश करती है। देन नीचे जाने के बाद पानी के ये मॉलिक्यूल्स दोबारा ऊपर की तरफ राइज होते हैं। अब पानी का यही अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट क्रिएट करता है वेव्स। बेसिकली वाटर के हॉरिजॉन्टल मूवमेंट से क्रिएट होती हैं वेव्स, और इन वेव्स को जनरेट करने वाला फोर्स है विंड। जबकि सी और ओशन में वाटर जब रिवर की तरह एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में फ्लो करता है तो उसे कहा जाता है करंट्स। अब करंट्स दो तरह के होते हैं, वार्म करंट्स और कोल्ड करंट्स। अब किस जगह पर वार्म और किस जगह पर कोल्ड करंट फ्लो होंगे ये पूरी तरह डिपेंड करता है कि उस जगह का टेम्परेचर हॉट है या कोल्ड। अब करंट्स के पीछे जनरेटिंग फोर्स क्या है, तो इसके लिए बहुत से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि विंड, कोरियोलिस फोर्स, डिफरेंस इन टेम्परेचर, ग्रेविटेशनल पुल एटसेट्रा। वेव्स और करंट्स के बारे में हम डिटेल से जानेंगे चैप्टर 14 मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर में। इस चैप्टर में मेनली हम फोकस करेंगे वेव्स और करंट्स के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ इनसे क्रिएट होने वाले लैंड फॉर्म्स के बारे में। अब आगे चले तो when waves break, the water is thrown with a great force onto the shore and simultaneously there is a great churning of sediments on the sea bottom. मीन्स जब वेव्स बहुत ज्यादा फोर्स से कोस्टल एरियाज को हिट करती हैं, तो वो बहुत से रॉक्स को इरोड कर देती हैं और इस इरोडेड मटेरियल को वेव्स अपने साथ ले जाती हैं। देन पानी के अंदर इस मटेरियल की चर्निंग होती रहती है। मीन्स वेव्स का फोर्स उस मटेरियल को और ज्यादा ब्रेक करता रहता है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा छोटे सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब वेव्स का फोर्स लगातार कोस्टल एरियाज को चेंज करता रहता है। इसके अलावा नॉर्मल वेव्स के कंपैरिजन में स्टॉर्म और सुनामी वेव्स कोस्टल एरियाज को शॉर्ट पीरियड में भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर सकती हैं, क्योंकि इतना तो हम सब जानते हैं कि सी एंड ओशन में स्टॉर्म या सुनामी आने पर वेव्स की स्पीड और हाइट या इंटेंसिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और जब ये वेव्स हिट करती हैं कोस्टल एरियाज को तो इसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा ड्रास्टिक होता है। अब वेव्स के अलावा और भी कई फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है कोस्टल लैंडफॉर्म्स पर चेंजेस के लिए। फर्स्ट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड एंड सी फ्लोर। मीन्स इन कोस्टल एरिया का शेप कैसा है, वहां पाए जाने वाली रॉक्स हार्ड है या सॉफ्ट। सेकेंड, वेदर द कोस्ट इज एडवांसिंग, इमर्जिंग सीवर्ड। मीन्स इस तरह के कोस्ट की इमेज को आपने जरूर देखा होगा, इसे ही कहा जाता है एडवांसिंग सीवर्ड। मीन्स क्या कोस्ट सी की तरफ आ रहा है, मेनली जहां आपको कोस्टल एरियाज पूरी तरह दिखाई देते हैं और देखने पर लगता है कि ये कोस्टल एरियाज इमर्ज हो रहे हैं। इस तरह के कोस्टल एरियाज मेनली फॉर्म होते हैं डिपोजिशन के जरिए, पर कैसे, तो इसे हम आगे जानेंगे। और रीट्रीटिंग, सबमर्जिंग लैंडवर्ड। इस तरह के कोस्टल एरियाज को कहा जाता है रीट्रीटिंग लैंडवर्ड, जिसे देखने में लगता है कि सी कोस्ट की तरफ आ रहा है या सी के अंदर सबमर्ज्ड हो रहा है। इस तरह के कोस्ट पर इरोजन का रेट काफी ज्यादा हाई होता है। अब आप अज्यूम कीजिए कि सी का लेवल कांस्टेंट है और कोस्टल लैंडफॉर्म्स जिस भी तरह इवॉल्व होते हैं उन्हें समझने के लिए मेनली यहाँ बात की जा रही है दो तरह के कोस्ट्स की,
जिनके बारे में अब हम डिटेल से जानेंगे। पहला, हाई रॉकी कोस्ट, जिन्हें कहा जाता है सबमर्ज्ड कोस्ट, और दूसरा, लो स्मूथ एंड जेंटली स्लोपिंग सेडिमेंट्री कोस्ट, जिन्हें कहा जाता है इमर्जिंग कोस्ट। पहले जानते हैं हाई रॉकी कोस्ट के बारे में। आप इस इमेज को देखिए। इस तरह के कोस्टल रीजन को कहा जाता है हाई रॉकी कोस्ट। ये इस तरह के कोस्ट होते हैं जिनके पास हमें इस तरह का स्टीप लैंडफॉर्म्स दिखाई देता है, और ये कोस्ट पानी के अंदर सबमर्ज्ड यानी डूबे हुए होते हैं, और इसीलिए इन्हें सबमर्ज्ड कोस्ट भी कहा जाता है। अब इन हाई रॉकी कोस्ट के फीचर्स की बात करें तो वो कुछ इस तरह है। अलोंग द हाई रॉकी कोस्ट द रिवर अपीयर टू हैव बीन ड्राउन्ड विद हाईली इर्रेगुलर कोस्टलाइन। मींस यहाँ कहा जा रहा है कि इस तरह के कोस्टल एरियाज की कोस्टलाइन बहुत ज्यादा स्मूथ ना होकर काफी ज्यादा इर्रेगुलर यानी टेढ़ी मेढ़ी होती है। अब इन कोस्ट पर से जब रिवर फ्लो करते हुए सी में आकर मिलती है तो वो डेल्टास का फॉर्मेशन नहीं करती है, क्योंकि यहाँ इस तरह की कंडीशंस नहीं बनती हैं जो रिवर्स के द्वारा लाए गए सेडिमेंट्स को कलेक्ट होने दे। मेनली रिवर्स स्टीप स्लोप से फ्लो करते हुए सेडिमेंट्स को डायरेक्टली सी के अंदर ले जाती हैं, जिस वजह से रिवर्स को किनारों पर सेडिमेंट्स जमा करने का टाइम नहीं मिलता है। मेनली यहाँ रिवर सी में डूबती हुई दिखाई देती हैं। बेसिकली इस तरह के कोस्ट पर फॉर्मेशन होता है एस्चुरीज का। अब इस तरह के कोस्ट का सेकंड फीचर है, द कोस्टलाइन अपीयर्स हाईली इंडेंटेड विद एक्सटेंशन ऑफ वाटर इनटू द लैंड वेयर ग्लेशियल वैलीज फ्यॉर्ड्स आर प्रेजेंट। यह हाईली इंडेंटेड कोस्टलाइन का मतलब है कि इस तरह की कोस्टलाइन स्मूथ ना होकर काफी टेढ़ी मेढ़ी होती है, और इस कोस्टलाइन पर बहुत से कर्व या बेंड डेवलप हो जाते हैं। मेनली जब इस तरह के कोस्ट पर पानी लगातार कोस्टल रीजन को हिट करता है, तब वो पानी लैंड के अंदर बने डिप्रेशंस पर अपनी जगह बना लेता है, जिससे फॉर्मेशन होता है फ्यॉर्ड्स का। इसे कुछ इस तरह समझिए। ग्लेशियर की मूवमेंट से बनने वाले इरोजनल लैंडफॉर्म्स में हमने जाना था फ्यॉर्ड्स के बारे में, जिनका फॉर्मेशन मेनली हाई लैटिट्यूड्स यानी पोलर रीजन पर होता है। मेनली ऐसी ग्लेशियल वैली जो लाया करती है पोलर रीजन्स में, और ये ग्लेशियल वैली सटी होती है सी या ओशन से। जब इन ग्लेशियल वैली से ग्लेशियर्स मूव करते हैं, तब नीचे वाले लैंड का इरोजन होने की वजह से यहाँ क्रिएट होते हैं डिप्रेशंस, और जब इन डिप्रेशंस में सी या ओशन का वाटर कलेक्ट हो जाता है तो इन्हीं को कहा जाता है फ्यॉर्ड्स। और जब इन डिप्रेशंस के अंदर ग्लेशियर्स से मेल्ट हुआ फ्रेश वाटर और सी का सॉल्टी वाटर कलेक्ट हो जाता है तो इस ब्रैकिश वाटर को कहा जाता है फ्यॉर्ड एस्चुरी। अब एस्चुरीज क्या है और इनका फॉर्मेशन किस तरह होता है, तो इसे आप आई बटन पर दिए गए वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। मेनली यहाँ हम कह सकते हैं कि फ्यॉर्ड्स का फॉर्मेशन हाई रॉकी कोस्ट्स पर होता है। आगे चले तो इन कोस्ट्स का हिल साइड पानी में ड्रॉप होता हुआ दिखाई देता है। मींस यहाँ हमें स्टीप स्लोप्स पानी में सबमर्ज्ड दिखाई देते हैं। शोर्स डू नॉट शो एनी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म इनिशियली, इरोजनल फीचर्स डोमिनेट। इसका मतलब है इनिशियली हमें इस तरह के कोस्ट्स पर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, हमने कहा इनिशियली, मींस ऐसा नहीं है कि इन कोस्ट्स पर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स नहीं बनते हैं। मेनली शुरुआत में डिपोजिशन की जगह इन कोस्ट्स पर इरोजन ज्यादा डोमिनेट करता है, और इसी वजह से हमें यहाँ पर इरोजन का रेट काफी ज्यादा देखने को मिलता है। अब अगर अदर फीचर्स की बात करें तो वेव्स ब्रेक विद अ ग्रेट फोर्स अगेंस्ट द लैंड शेपिंग द हिल साइड इनटू क्लिफ्स। मींस जब इन हाई रॉकी कोस्ट को वेव लगातार हिट करती रहती हैं, तब ये हिल साइड्स चेंज हो जाते हैं क्लिफ्स में। मेनली इस तरह के स्ट्रक्चर को कहा जाता है क्लिफ्स। पर कैसे? तो जब वेव्स लगातार हिल साइड को हिट करती हैं, तब वो इस पार्ट को लगातार इरोड करती रहती हैं। मेनली इस पार्ट को कहा जाता है वेव कट प्लेटफॉर्म, और वेव्स के लगातार इरोजन की वजह से क्रिएशन होता है इस तरह के क्लिफ्स का। अब टाइम के साथ ये क्लिफ्स भी ऐसे नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि एक टाइम के बाद ये भी टूटकर सी में गिर जाते हैं। अब वेव्स के लगातार इरोजन करने से शोर यानी किनारों पर जो इर्रेगुलरिटीज हुआ करती थी वो भी कम होने लगती हैं। नाउ the materials which fall off and removed from the sea cliffs gradually break into smaller fragments and roll to roundness will get deposited in the offshores। मींस जो मटेरियल टूटकर सी में जाकर गिरता है, जैसे कि क्लिफ जो सी में गिर चुका था, अब वेव्स के लगातार मूवमेंट की वजह से वो और ज्यादा छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक होना शुरू हो जाता है। अब एक कंसिडरेबल टाइम पीरियड के बाद इन सेडिमेंट्स में और भी कई सेडिमेंट्स जुड़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इरोजन होने के साथ साथ रिवर्स जो सेडिमेंट्स लेकर जाती हैं वो भी सी में डिपॉजिट कर देती हैं।
अब यही सेडिमेंट और वो सेडिमेंट्स जिनका फॉर्मेशन मटेरियल के टूटने से हुआ था, उनका डिपोजिशन होना शुरू होता है, जिससे डेवलप होता है वेव कट टेरेस के सामने वेव बिल्ट टेरेस। इसे कुछ इस तरह समझते हैं, वेव्स के लगातार इरोजन की वजह से क्रिएट हुआ वेव कट टेरेस। अब टूटे हुए सेडिमेंट्स इन वेव कट टेरेस के सामने कुछ इस तरह जमना शुरू हो जाते हैं और इसी से बनता है वेव बिल्ट टेरेस। यहाँ हम कह सकते हैं कि इनिशियली हाई रॉकी कोस्ट्स पर हुआ इरोजन, देन उसे इरोडेड मटेरियल का वेव्स के द्वारा किया जाता है डिपोजिशन। अब आगे चले तो as the erosion along the coast take place, a good supply material becomes available to longshore currents and waves deposit them as beaches along the shore and as bars in the near shore zone। में शोर लाइन पर जब ओशियन करंट्स का मूवमेंट होता है तो उन्हें ही कहा जाता है लॉन्ग शोर करंट्स। इन करंट्स का मूवमेंट इरोडेड मटेरियल को डिपॉजिट करना शुरू कर देता है, जिससे ओशियन के अंदर भी हमें अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि ये करंट सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करते हैं बीचेस के शोर्स यानी किनारों पर, या फिर ओशियन के अंदर बार्स के फॉर्म में। अब बार्स क्या होते हैं? तो कोस्टलाइन के पैरेलल जब सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाते हैं तब इस तरह नजर आते हैं, जिन्हें बार्स कहा जाता है। मेनली जब ये पानी के अंदर डूबे हुए होते हैं या इनका कुछ ही हिस्सा दिखाई देता है तो ये कहलाते हैं बार्स, और जब ये सी या ओशियन के ऊपर दिखाई देने लगते हैं तो इन्हें बैरियर बार्स कहा जाता है। इसीलिए आपकी बुक में कहा गया है बार्स आर सबमर्ज्ड फीचर एंड व्हेन बार्स शोन अप अबव द वाटर दे आर कॉल्ड बैरियर बार्स। देन बैरियर बार व्हिच गेट कीड अप टू द हेडलैंड ऑफ अ बे इज कॉल्ड अ स्पिट। मींस सी से सटे इस तरह के स्ट्रक्चर को बे कहा जाता है। मेनली पानी से भरा एक ऐसा हिस्सा जो एक और सी या ओशन से जुड़ा हो और उसके पास का एरिया लैंड से कवर हो। एग्जाम्पल बे ऑफ बंगाल। अब बे के इस पार्ट को कहा जाता है हेडलैंड। जब ये हेडलैंड बार से कनेक्ट होने लगते हैं तो इसे कहा जाता है स्पिट। When barrier bars and spits form at the mouth of a bay and block it, a lagoon forms। मींस जब बैरियर बार्स या स्पिट बे के माउथ को कवर कर लेते हैं तो सी या ओशन के वाटर से फिर इस तरह के लेक की तरह नजर आने लगते हैं, जिन्हें लगून्स कहा जाता है, या इन्हें बैक वाटर लेक्स भी कहा जाता है। केरला में इस तरह के बहुत से लगून देखने को मिलते हैं। लगून्स और उसके टाइप्स को डिटेल से जानने के लिए आप आई बटन पर दिए गए वीडियो को देख सकते हैं। अब इस लगून में वेव्स के द्वारा लगातार सेडिमेंट्स के डिपोजिशन करने से ये धीरे धीरे सेडिमेंट से फिल हो जाते हैं, जिससे ये एरिया चेंज हो जाता है कोस्टल प्लेन्स में। अब इंडिया में अगर हाई रॉकी कोस्ट का एग्जाम्पल लें तो इंडिया का वेस्ट कोस्ट एग्जाम्पल है हाई रॉकी कोस्ट का। तो ये थे कुछ बेसिक फीचर्स हाई रॉकी कोस्ट के। आगे बढ़ने से पहले अगर आप ज्योग्राफी को डिटेल से स्टडी करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में दी गई बुक्स को बाय कर सकते हैं। अब हाई रॉकी कोस्ट के बारे में जानने के बाद जानते हैं लो सेडिमेंट्री कोस्ट्स के बारे में। पहले आप इस इमेज को देखिए। इस तरह के कोस्ट्स को कहा जाता है लो सेडिमेंट्री कोस्ट। अगर इस तरह के कोस्ट्स के फीचर्स की बात करें तो along the low sedimentary coast, the river appear to extend their length by building coastal plains and deltas। मीन्स हमने देखा था कि हाई रॉकी कोस्ट से फ्लो होने वाली रिवर्स खुद को बहुत ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर पाती हैं और डायरेक्टली सी में जाकर सबमर्ज्ड हो जाती हैं। बट इन कोस्ट पर रिवर अपनी लेंथ को एक्सटेंड करती है। पर कैसे? तो यहाँ रिवर सी या ओशन में मर्ज होने से पहले अपने आसपास सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर देती हैं, जिससे फॉर्मेशन होता है डेल्टास या कोस्टल प्लेन्स का। The coastline appears smooth with occasional incursions of water in the form of lagoons and tidal creeks। मींस इन कोस्ट की कोस्टलाइन काफी ज्यादा स्मूथ रहती है, बट यहाँ कहीं कहीं कुछ जगहों पर पानी अंदर की तरफ जाकर लगून और टाइडल क्रीक्स का फॉर्मेशन भी करता है। लगून से हमारा मतलब है पानी का वो हिस्सा जिसे समुद्र से नेचुरल बैरियर जैसे कि सैंड, सिल्ट, रॉक्स, कोरल्स अलग कर देते हैं। मेनली समुद्र के पास बनी ब्रैकिश वाटर की लेक को कहा जाता है लगून, और कोस्टल रीजन्स में पाए जाने वाले नैरो वाटर चैनल को कहा जाता है टाइडल क्रीक्स। इसके अलावा यहाँ हमें जेंटल स्लोप्स भी देखने को मिलते हैं, एज वेल एज यहाँ हमें देखने को मिलते हैं मार्शी और स्वैम्पी एरियाज भी, जहाँ लाया करते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। एग्जाम्पल के लिए सुंदरबन डेल्टा, जिसका फॉर्मेशन होता है गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के डेल्टा से, और यही हमें देखने को मिलते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट भी, ऐसे ट्रीज जो खारे पानी में भी सरवाइव कर सकते हैं। बेसिकली ये एग्जाम्पल है लो सेडिमेंट्री कोस्ट का।
अब जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि हाई रॉकी कोस्ट पर डोमिनेट करता है इरोजन, बट लो सेडिमेंट्री कोस्ट पर डोमिनेट करता है डिपोजिशन, क्योंकि रिवर्स के द्वारा लाए गए डेल्टास की वजह से ही इन कोस्ट का फॉर्मेशन होता है। आगे चले तो when waves break over gently sloping sedimentary coast, the bottom sediments get churned and readily building bars, barrier bars, spits and lagoons। मीन्स जब लो सेडिमेंट्री कोस्ट पर वेव्स और करंट्स रन करते हैं या जब वेव्स इन कोस्ट को हिट करती हैं, तब ओशन के अंदर लाया करने वाले सेडिमेंट्स चर्न होने लगते हैं, यानी वेव्स उन्हें भी हिलाकर रख देती हैं। इस प्रोसेस की वजह से सैंड और सिल्ट इधर उधर खिसकने लगते हैं, जिससे ये सेडिमेंट्स बार्स, बैरियर बार्स, स्पिट्स या लगून्स को और ज्यादा बिल्ड कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये है कोस्टलाइन और ये है बे। अब यहाँ डेवलप होगा बैरियर बार और स्पिट, और इनके कनेक्ट होने से फॉर्मेशन होगा लगून्स का। अब जब वेव्स लगातार इस एरिया को हिट करती रहती हैं, तब यहाँ और ज्यादा सेडिमेंट्स बिल्डअप होने लगते हैं। अब लगातार सेडिमेंट्स के डिपॉजिट होने से एक टाइम के बाद ये लगून्स कन्वर्ट हो जाते हैं स्वैम्पी एरिया में। देन कुछ और टाइम के बाद सेडिमेंट्स के लगातार डिपॉजिट होते रहने से इन लगून्स के अंदर बचा हुआ पानी इवेपोरेट हो जाता है, जिससे स्वैम्पी एरिया कन्वर्ट हो जाता है कोस्टल प्लेन में। अब इतना तो हम जान ही चुके हैं कि कोस्टल एरियाज पर जितने भी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं वो डिपेंड करते हैं वेव्स और करंट्स के द्वारा सप्लाई किए गए मटेरियल पर। इस सप्लाई ऑफ मटेरियल के अलावा इन कोस्टल एरियाज पर ड्रास्टिक चेंजेस लेकर आते हैं स्टॉर्म एंड सुनामी वेव्स। इसके अलावा इन लो सेडिमेंट्री कोस्ट पर लार्ज रिवर बहुत सारा सेडिमेंट सप्लाई करती हैं, क्योंकि हम जान चुके हैं कि रिवर्स जो अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट्स कैरी करती हैं उसे इन कोस्टल एरियाज पर लाकर डिपॉजिट कर देती हैं, जिससे फॉर्मेशन होता है डेल्टास और कोस्टल प्लेन्स का। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का ईस्ट कोस्ट एग्जाम्पल है लो सेडिमेंट्री कोस्ट का, और वेस्ट कोस्ट एग्जाम्पल है हाई रॉकी कोस्ट का। जहां ईस्ट कोस्ट पर डोमिनेट करता है डिपोजिशन, वहीं वेस्ट कोस्ट पर डोमिनेट करता है इरोजन। तो अब हम हाई रॉकी कोस्ट और लो सेडिमेंट्री कोस्ट दोनों के बारे में डिटेल से जान चुके हैं। इस टॉपिक से आपके दो क्वेश्चंस बनते हैं। पहला, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ हाई रॉकी कोस्ट और लो सेडिमेंट्री कोस्ट। तो इन दोनों कोस्ट के फीचर्स को हम इस वीडियो में डिटेल से जान चुके हैं। सेकेंड इज, व्हाट आर द वेरियस डिफरेंसेस बिटवीन हाई रॉकी कोस्ट और लो सेडिमेंट्री कोस्ट। तो आप इनके बीच के डिफरेंस को भी इजीली लिख सकते हैं, जैसे कि हाई रॉकी कोस्ट बने होते हैं ग्रेनाइट, बासाल्ट या लाइमस्टोन जैसे रॉक से। इन कोस्ट का एलिवेशन काफी स्टीप और हाई होता है। यहाँ इनिशियली डोमिनेट करता है इरोजन, और इस प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं वेव्स, जो इन कोस्ट को लगातार इरोड करती रहती हैं। देन स्टीप ग्रेडियंट होने की वजह से यहाँ डिपोजिशन लिमिटेड अमाउंट में होता है। इन कोस्ट की कोस्टलाइन काफी इरेगुलर यानी टेढ़ी मेढ़ी होती है। एग्जाम्पल इंडिया का वेस्ट कोस्ट, जबकि लो सेडिमेंट्री कोस्ट बने होते हैं सेडिमेंट्स लाइक सैंड, क्ले और सिल्ट से। इन कोस्ट का स्लोप काफी जेंटल होता है। यहाँ डोमिनेट करता है डिपोजिशन। जेंटल वेव्स यहाँ लगातार सेडिमेंट्स को बिल्ड करती रहती हैं। इन कोस्ट की कोस्टलाइन काफी ज्यादा स्मूथ होती है। एग्जाम्पल इंडिया का ईस्ट कोस्ट या सुंदरबन डेल्टा। तो ये था हमारा टॉपिक वेव्स एंड करंट्स, जिसमें हमने जाना दो तरह के कोस्ट्स के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे इन कोस्टल एरियाज पर बनने वाले इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में। Hope you like this video. For more videos, do like, share and don't forget to subscribe our channel.